महानगर यानी राजनगर का नया घर, और नागराज को अपने घर में गंदगी पसंद नहीं, अपराध जैसी गंदगी। और इसी गंदगी को दूर करने के लिए नागराज नाग पूरे महानगर में फैल चुके हैं, जो ढूंढेंगे अपराध के अड्डे, उसकी मानसिक सूचना पहुंचाएंगे नागराज तक, और नागराज खत्म करेगा अपराध साम्राज्य, उस अनोखे अपराधी का जिसको अपराध की दुनिया कहती है क्राइम किंग। इनमें से कुछ अपराधों से तो नाग सेना के सैनिक खुद ही निपट लेते हैं, लेकिन कुछ अपराधों से निपट सकता है सिर्फ उनका स्वामी नाग सम्राट नागराज। मुझे गरलदन के मानसिक संकेत प्राप्त हो रहे हैं। वह महानगर के पूर्वी छोर पर स्थित एक गोदाम से मुझे संकेत भेज रहा है, यानी वक्त आ गया है नागराज का महानगर के अपराध जगत को खत्म करने का अभियान शुरू करने का। और महानगर के पूर्वी इलाके गोरी बंदर के गोदाम में, संभल कर, इन पेटियों में बारूद भरा है, गिरने न पाए। क्या कर रहा है बे? खुद ही गिरा दिया ना पेटी को, चक्कर आ रहा है क्या? सांप। एक सांप से डर रहा है, अभी इसका काम तमाम किए देता हूं। ले, संभल कर। अरे ये क्या? ये सांप तो उड़ रहा है और उस कलाई के अंदर समा रहा है। इसका तो एक ही मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का दुश्मन नागराज यहाँ पहुंचा है। नागराज महानगर में, लेकिन ये यहाँ तक कैसे पहुंच गया? सोचो, खूब सोचो, लेकिन इस टूटे बक्से ने मुझे यह जरूर बता दिया कि मैं पहुंचा सही जगह पर हो, और अब तुम लोगों को सही जगह पर पहुंचा दिया जाए। जेल में फोन डालो। बड़े मूर्ख अपराधी हो, मुझे जानते हो, पर मेरी शक्तियों को नहीं जानते। वैसे तो गोलियों से मुझे ना ही तकलीफ होती है, लेकिन इस वक्त हम लोग बारूद के भरे गोदाम में खड़े हैं और धमाकों से मेरे कानों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए सबसे पहला काम तो तुम लोगों के हाथों से इन खतरनाक खिलौनों को आजाद करवाना है, और उसके बाद, तुरंत बाद, तुम लोगों के दिमाग को अच्छी तरह से हिलाना है, ताकि तुमको याद आ जाए कि तुम किसके लिए काम करते हो। बोलो, किसका है ये गोदाम? कौन है तुम्हारा मालिक? हम तुमको नहीं बता सकते नागराज, क्योंकि अगर हमने तुमको कुछ बताया तो हम जिंदा नहीं बचेंगे, और अगर तुम लोगों ने मुझे यह नहीं बताया तो भी तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। हम जानते हैं कि तुम्हारे चंगुल में आकर बच निकलना असंभव है नागराज, हम तो दोनों तरफ से मारे जाएंगे, लेकिन अगर हम डूबेंगे तो तुम भी हमारे साथ डूबोगे नागराज। ओह नो नागराज, अगर बिजली की फुर्ती न दिखाता तो वह भी उस भीषण विस्फोट की चपेट में आ जाता जिसने बाकी तीनों गुंडों को निगल लिया था। ओह, कौन था वह अवैध बारूद से भरे गोदाम का मालिक, जिसका नाम बताने के बजाय इन गुंडों ने मौत को चुन लिया? अगले दिन अवैध बारूद के गोदाम के धमाके, पुलिस की छानबीन जारी, महानगर में पहली बार नागराज का कारनामा। ये करिश्मा तुमने कर दिखाया नागराज। हाँ भारती, महानगर के अपराध जगत को मेरा पहला सलाम था, पर ये कामयाबी अधूरी है। मैं अब पता नहीं लगा सका कि वह गोला बारूद किसका था और किस काम के लिए था। ये अब पुलिस पर छोड़ दो नागराज, अभी हमको अपना सैटेलाइट चैनल शुरू करना है। मैंने अपने बॉस से बात की थी, और अगर मेरा अंदाज सही है तो वह अपने सैटेलाइट चैनल में हमको पार्टनर बनाने का राजी है। वो सब बाद में देखेंगे भारती, अभी एक और जरूरी काम है, तुम मेरे साथ आओ। आखिर हम जा कहाँ रहे नागराज? बिजनेस शुरू करने के लिए पहला कदम उठाने भारती।
अगर हम किसी व्यापार में पैसा लगाने जा रहे हैं तो उस पैसे का सही हिसाब किताब होना बहुत जरूरी है, वरना कल को यह सवाल कभी भी उठ सकता है कि भारती कम्युनिकेशन के पास वह करोड़ों रुपए आखिर कहां से आए। बात तो सही है, इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं। फिर तुम क्या करने जा रहे हो? मैंने अपने खजाने का एक हिस्सा सरकार को सौंप देने का निर्णय लिया भारती। उसके एवज में सरकार हमें उसके मुआवजे के रूप में काफी पैसा देगी और वह सारा धन सफेद होगा। वाह, ठीक वैसा ही जैसे सरकार ने हैदराबाद के निजाम का खजाना लेने के समय किया था। हाँ, और पूरा काम अत्यंत गुप्त रूप से होगा। यह मेरा अनुरोध था और मंत्रालय ने मेरा अनुरोध माना है। अभी हम इसी मंत्रालय मिनिस्टर से मिले जा रहे भारती। उसी वक्त महानगर के किसी अन्य अज्ञात स्थान में गुलाम अंदर आने की इजाजत चाहता है महामहिम हेड। आओ तमारा। हेड को गुलाम का सलाम। क्या तुम हेड को यह बताने आए हो कि कल रात को हमारा गोदाम नंबर 24 जलकर राख हो गया और हमारे 3 आदमी मारे गए? नहीं स्वामी, मैं जानता हूँ कि महानगर में घटने वाली हर घटना का आपको तुरंत पता चल जाता है। मैं आपको यह बताने आया हूँ कि खबर एकदम पक्की है, गोदाम नागराज ने ही नष्ट किया है। मुझे शक तो था कि कहीं पुलिस ने कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बनाई नागराज का नाम लेकर हमें डराने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, नागराज सचमुच महानगर में ही है। खैर, घबराने की जरूरत नहीं। नागराज किसी एक जगह पर टिककर नहीं रह सकता। वह महानगर में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, इसलिए जब तक वह इस शहर में है तब तक सारे धंधे बंद कर दो। हम खामखा कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। जो आज्ञा महामहिम। ये था महानगर के अपराध जगत का सुप्रीम डॉन हेड, जिसका ख्याल पूरी तरह से गलत था। महानगर में नागराज जाने के लिए नहीं आया था। हमने तुम्हारे द्वारा सरकार को दिए गए रत्नों का मूल्यांकन करवाया है नागराज। वैसे वो रत्न बेशकीमती हैं, लेकिन उनके मुआवजे के रूप में सरकार ने तुम्हें 65 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया है। इस राशि का चेक तुमको 3-4 दिनों में मिल जाएगा। मैं आपसे यह मामला गुप्त रखने का अनुरोध किया था सर, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह चेक मेरी सहयोगी मिस भारती के नाम पर हो। तुम्हारी प्रार्थना वैसे तो असामान्य है नागराज, लेकिन देश के प्रति तुम्हारी सेवाओं को देखते हुए हम तुम्हारी बात मानने को बाध्य है। धन्यवाद सर, अब हमें इजाजत दीजिए। अगर आगे कोई आवश्यकता हुई तो मिस भारती आकर आपसे मिल लेंगी। वाह नागराज, तुमने तो एक बड़ी समस्या को चुटकी बजाते ही आसान कर दिया। तुम्हारा भी जवाब नहीं। अब तो तुम मेरे साथ चल सकती हो ना मेरे बॉस से मिलने। अभी मिलने का कोई फायदा नहीं भारती, चेक मिल जाने के बाद बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे भी मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस पूरे मामले में सामने आना नहीं चाहता, क्योंकि मैं यह जाहिर नहीं करना चाहता भारतीय कम्युनिकेशन से नागराज का कोई संबंध है। यदि यह संबंध जाहिर हो गया तो मेरे दुश्मन भारतीय कम्युनिकेशन को अपना निशाना बनाना शुरू कर देंगे और फिर मेरा नागराज से राज बनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मैं भारतीय कम्युनिकेशन में एक मामूली कर्मचारी बनकर ही काम करूंगा और तुम रहोगी भारतीय कम्युनिकेशन की मालिक, और दुनिया के सामने राज का और तुम्हारा कोई संबंध नहीं होगा। वैसे भी अभी मेरे लिए पता करना ज़्यादा जरूरी है कि वह गोली बारूद से बना गोदाम देश के किस गद्दार का था। अगले कुछ दिनों तक महानगर के अपराधियों के बीच नागराज का आतंक छाया रहा। कुछ धंधे तो सुप्रीम हेड ने खुद ही बंद कर दिए थे और बाकी धंधे नागराज ने बंद करवा दिए। हर अपराधी से नागराज का एक ही सवाल था, कौन है वह अवैध गोला बारूद और हथियारों का सौदागर? कह रहता है देश का वह गद्दार। लेकिन नागराज को हर जगह से एक ही जवाब मिला, मुझे नहीं मालूम, पता नहीं, कसम ले लो, बाकी हम कुछ नहीं जानते। पुलिस भी नागराज की कोई मदद नहीं कर पाई। कुछ पता चला कमिश्नर साहब? नहीं नागराज, तुमने जितने अपराधी पकड़कर हमारे हवाले किए थे हमने उन सबकी चमड़ी उधेड़ दी, पर कोई अपना मुंह खोलता ही नहीं।
ओह, यानी इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं हुआ? फायदा महानगर को हुआ है नागराज। इतने सालों में पहली बार कल किसी भी थाने में कोई भी आदमी रिपोर्ट लिखाने नहीं आया। अपराधियों के साथ साथ अपराध भी एकदम गायब हो गए हैं। तुम्हारे आने से तो महानगर की काया ही पलट गई। यह शांति अस्थायी है कमिश्नर साहब। जब तक मुख्य अपराधी पकड़ा नहीं जाएगा तब तक खतरा बना रहेगा। नागराज का ख्याल सही था। यह शांति तूफान आने के पहले की शांति थी। यानी नागराज ने पूरे महानगर के अपराधियों का कारोबार ठप कर दिया है। हमको रोज लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है और वह नागराज महानगर से जाने का नाम नहीं ले रहा। हाँ महामहिम, हमारे धंधे बंद कर देने के बाद भी वह हमारे अड्डों तक पहुंच गया सुप्रीम हेड, और उसने उनको भी तबाह कर दिया। लेकिन वह हमारे अड्डों तक पहुंचा कैसे? वे तो अत्यंत गुप्त जगहों पर थे। यह पता करना ही पड़ेगा कि कहीं हम में कोई गद्दार तो नहीं। ऐसा संभव नहीं है महामहिम। अभी हमारे कितने ठिकाने बचे हुए हैं? सिर्फ एक महामहिम। वेरी गुड, नागराज वहां पर जरूर आएगा और जल्दी ही आएगा। वहां पर नागराज के स्वागत का इंतजाम रखो, पूरा इंतजाम। इसी वक्त महानगर के दूसरे हिस्से में मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर कह रहा हूँ डॉन पाशा, आपका पैसा मैं 1 महीने के अंदर चुका दूंगा पाई पाई। वह कल की बात थी मिस्टर, पहले जा आज की बात करो। पैसा हमको आज चाहिए, अभी चाहिए। नागराज हमारे सारे धंधे बंद करा दिए है। पैसों की सख्त कमी हो गई है। जब तुमको जरूरत थी तब हमने तुमको पैसे दिए, जितने चाहे उतने दिए, और वह भी उस वक्त जब बैंकों ने तुमको उधार देने से मना कर दिया। मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो। मुझे अपनी सैटेलाइट कंपनी के लिए पार्टनर मिल गया है। उनके पैसे मिलते ही मैं वह तुमको दे दूंगा। ओके ठीक है, 1 हफ्ते का वक्त दिया, लेकिन अगर 1 हफ्ते में पैसा हमारे पास ना पहुंचा तो उस खाली फ्रेम में तुम्हारी फोटो लगवा कर तुम्हारे घर वालों को भेज दी जाएगी फूल मालाएं चढ़ाने के लिए। समझ गए ना? अब जाओ और पैसों का इंतजाम करो। और उसी रात को नागराज की सर्प सेना एक बार फिर महानगर का कोना कोना छान रही थी और नागराज उनसे मानसिक संपर्क बनाने के लिए ध्यान मुद्रा में लीन था। आज कोई संकेत नहीं मिल रहा है। अपराधी काफी चालाक है। पहले तो उसने अपने सारे धंधे बंद कर दिए थे ताकि मैं उसका पता न लगा सकूं, लेकिन मेरी सर्प सेना ने उस बंद जगहों का भी पता लगा लिया था। पर आज रात तो कुछ भी ओह मुझे संकेत मिल रहा है। ये तो सर्प विस्कूट के संकेत हैं। उसने किसी अपराधी गड्ढे का पता लगाया है। मैं इन मानसिक संकेतों का पीछा करता हूँ। कुछ ही देर में नागराज अपनी मंजिल के सामने खड़ा था। संकेत यहीं से आ रहा है। सामने 2 कारें खड़ी हैं। जरूर यहीं पर मेरी मंजिल होगी। लेकिन यह क्या? मुझे एकाएक मानसिक संकेत मिलने बंद कैसे हो गए? विस्कोट तुम कहाँ हो? जवाब अगले ही पल नागराज के सामने आ गिरा। विस्कोट, यह तो मृत है, लेकिन यह अभी अभी मरा होगा, क्योंकि अब तक सिग्नल मुझे मिलते रहे थे। और इस घटना से एक बात साफ हो गई, और वह यह कि ये गुंडे मेरा ही इंतजार कर रहे थे। इसलिए इन लोगों ने विस्कोट को ढूंढ लिया और उसे मार दिया। इन दुष्टों को इस हत्या का दंड देना ही होगा। हालांकि मुझे अच्छी तरह पता है कि वे मुझे मारने की पूरी तैयारी किए हुए बैठे होंगे। दरवाजा टूटते ही कई घातक हथियार नागराज के शरीर में आधा से। नागराज का शरीर ऐसे जख्मों को सहने का आदी था, लेकिन गुंडों के शरीर ऐसे वारों को सहने के आदी नहीं थे। और कुछ ही मिनटों के अंदर खत्म हो गया अपराध के कीड़ों का एक और घर। नहीं नागराज, ट्रेलर तो सिर्फ इसलिए था ताकि करेंटर तेरी फाइटिंग स्टाइल को समझ सके। करेंटर ने तेरी फाइटिंग स्टाइल देख ली है और अब करेंटर तुझे उसी तरह से मारेगा जैसे करेंटर ने उस सांप को मारा था, एक झटके से। ओह, इसके तलवार में तो करंट दौड़ रहा है। इस पर मेरी शक्तियां असर नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इसका लबादा भी धातु के तारों से बना हुआ लगता है और उसमें भी करंट दौड़ रहा है। चूंकि मैं इसको इसके बॉस का पता जानने के लिए जिंदा पकड़ना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस पर तेज विष फुक्कार नहीं छोड़ रहा और
हल्की विष फुक्कार को इसका मास्क बेअसर किए दे रहा है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता नागराज, लेकिन मेरी तलवार तेरा हुलिया बिगाड़ कर रख देगी। आह, यह तो बहुत तेज तलवार चलाता है। एक तो मेरा हाथ कट गया और ऊपर से झटका लगा सो अलग। इससे अगर कोई निपट सकता है तो सिर्फ मेरा रबर सोल बूट। लेकिन आई, तेरे चीख निकलते रहेगी नागराज, क्योंकि मैं बड़े आराम से तेरा एक एक अंग काटूंगा। ओह, इसको तो जिंदा पकड़ना मुश्किल लग रहा है। अब इस पर तेज विष फुक्कार का वार करना ही होगा। एक मिनट, अजीब बात ये अपने हाथों की दोनों तलवारों को एक दूसरे के आसपास भी फटकने नहीं दे रहा। पर क्यों? अगर ये तलवार एक दूसरे को छू जाएंगी तो क्या होगा, अभी देख लेते हैं। तलवारें एक दूसरे के छूते ही चिंगारियां से कमरा भर उठा और अगले ही पल करेंटर की चीखें कमरे में गूंज उठी। तो मेरी सोच सही निकली। ये दोनों तलवारें बिजली की दो पॉजिटिव और नेगेटिव तारों की तरह थी, जो जब आपस में छूते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। खत्म हो गया करेंटर। लेकिन ये तो बाहर की तरफ भाग रहा है। शायद अब इसका मुझसे झगड़ा करने का मूड नहीं, लेकिन मैं इसको भागने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे इसके बॉस तक पहुंचना है। ओह, वह कार में भाग निकला, लेकिन यहाँ पर एक और कार खड़ी है। यह शायद उन गुंडों की कार होगी जिनको मैंने बेहोश कर दिया। लेकिन अब यह कार मेरे काम आएगी उसका पीछा करने के लिए। वह रही करेंटर की कार। अब कुछ ही सेकंड में मैं उसको पकड़कर उसकी जुबान खुलवा लूंगा। लेकिन यह क्या, ये कार मेरे कंट्रोल से बाहर हो रही लगता है, जैसे ये अपने आप चल रही हो, या मुझे महानगर के बाहर पहाड़ियों की तरफ लेकर जा रही है। उधर जाने का तो एक ही मकसद हो सकता है, या मुझे पहाड़ियों से गिराकर मारने का षड्यंत्र है। लेकिन मुझे मरने का फिलहाल कोई शौक नहीं। यह कार चाहे तो पहाड़ी से गिर सकती है, लेकिन मेरे बगैर। लेकिन इस चक्कर में वह करेंटर मेरे हाथ से निकल गया। पर एक फायदा भी हुआ है। इस कार के खड्डे में गिरने से दुश्मन यही समझेगा कि इसके साथ मैं भी। अरे यह क्या, यह कार तो बैक हो रही है, वापस ऊपर चढ़ रही है। आश्चर्य। लेकिन नागराज के लिए आश्चर्य तो अभी सिर्फ शुरू हुआ था। उसकी आश्चर्य से फैली आंखों का अभी और फैलना बाकी था। यह क्या? क्योंकि उसकी आंखों के सामने वह कार धीरे धीरे एक रोबोट में तब्दील हो गई थी। हे देव कालजयी, यह कार तो देखते ही देखते एक रोबोट में बदल गई। और ऐसा होने का एक ही कारण हो सकता है, और वह यह कि जिस अपराधी ने इस कार को भेजा है वह सारा दृश्य देख रहा है और उसने मुझे मौत देने का पूरा इंतजाम कर रखा है। पहले मकान के अंदर गुंडों ने मुझ पर हमला किया। उनसे मेरी जान बच जाने की स्थिति में करेंटर मेरे लिए तैयार था, और उससे बच जाने की स्थिति में उसका भागना और मेरे लिए एक कार का वहां पर होना पहले से तय था, ताकि वह रिमोट कंट्रोल कार मुझे साथ लेकर खड्डे में गिर जाए। और अगर मैं उससे भी बच गया तो इस कार का रोबोट बनकर मुझ पर हमला करना भी पहले से ही तय था। लेकिन यहां तक मैं समझता हूं यह उस अज्ञात अपराधी का आखिरी वार है। इसे खत्म करने के बाद यह लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। लेकिन कैसे? इस रोबोट पर न तो मेरी विष फुक्कार काम करेगी, न सर्प और न ही सम्मोहन शक्ति। अब तेरा अंत आ गया है नागराज। तेरी कोई भी शक्ति मुझ पर काम नहीं करेगी, लेकिन मैं तेरा अंत करके ही तुझे छोड़ूंगा। ले संभाल मेरा एक और लेजर ब्लास्ट। इस बार का लेजर ब्लास्ट बहुत ही शक्तिशाली था। चट्टान के नुकीले टुकड़े तेजी से हवा में उड़े ही उड़े, साथ ही उस चट्टान के बड़े हिस्से पिघल भी गए। उफ, बाल बाल बच गया। ये कार से रोबोट बना है, और अगर ये पहले कार था तो इसमें पेट्रोल टैंक जरूर होगा।
और उस टैंक में चट्टान का यह नुकीला टुकड़ा बड़े आराम से इतना बड़ा छेद कर सकता है कि पेट्रोल बहने लगे, और यह दहकता हुआ चट्टान का टुकड़ा उसमें आग लगा सकता है। देखते ही देखते आग की लपटों ने रोबोट को घेर लिया। ओह, यह क्या? तूने मुझे नष्ट कर दिया नागराज, पर तू अभी जीता नहीं है। मैं अपने अंदर लगा इमरजेंसी डिस्ट्रक्शन सर्किट चालू कर दिया है। अब से 5 सेकंड के अंदर मेरा शरीर बम की तरह फटेगा। 5 सेकंड में अगर भाग सकता है तो 5 सेकंड भाग ले। 5 सेकंड में मुझे तो कहीं नहीं भागना है, लेकिन मुझे यह जरूर देखना है कि इन 5 सेकंड में तुम कितने नीचे गिर सकते हो। एक धमाके के साथ कार रोबोट के चिथड़े उड़ गए। नागराज यह भीषण जंग जीत चुका था और सुप्रीम हेड अपनी सारी कोशिशों के बावजूद नाकाम हो गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। सुप्रीम हेड के शिकंजे से कोई नहीं बच सकता, नागराज भी नहीं। नागराज की ताकत को हमने कम आंका था तमारा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। नागराज मरेगा और जरूर मरेगा, क्योंकि इस बार उसको हम मारेंगे। आप उसको मारने खुद जाएंगे सुप्रीम बॉस? शेर का शिकार खुद चलकर उसकी मान में आएगा। तुम सिर्फ उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करो, जितनी जानकारी मिल सकती है उतनी। नागराज मरेगा और जरूर मरेगा। कोई नागराज की मौत को तलाश रहा था और कोई नागराज की जिंदगी को तलाश रहा था। पिछले कई दिनों से नागराज की कुंडली की गणना कर रहा हूं, परंतु हर बार कोई ना कोई चूक होती जा रही है। लेकिन आज मैं इस सत्य की गणना करके ही उठूंगा कि नागराज का जन्म के वो अज्ञात 40 वर्ष किस गुफा में व्यतीत हुए। मेरी गणना पूर्ण तो नहीं हुई है, परंतु जहां तक मैं समझ पाया हूं, उन 40 वर्षों के दौरान नागराज 65 डिग्री अक्षांश और 9 डिग्री देशांतर पर था। परंतु यह कैसे हो सकता है? जहां तक मैं जानता हूं, उस स्थान पर तो भारतीय महासागर है। पानी के अलावा वहां पर कुछ नहीं। वैसे भी वह स्थान तक्षक नाग से काफी दूरी पर है। नागराज वहां तक कैसे पहुंच सकता था? जरूर मेरी गणना में कहीं गलती हो रही है। मुझे शुरू से एक बार फिर से गणना करनी होगी। वेदाचार्य यह नहीं जानते थे कि उस गणना में कहीं गलती नहीं थी, क्योंकि उस स्थान पर स्थित था सबकी निगाहों से छुपा हुआ नाग द्वीप। संभल कर आगे बढ़ना। भुजंगदंत द्वीप के इस हिस्से के बारे में कोई नहीं जानता, कोई कभी इधर नहीं आया। इसीलिए तो कारागृह से भागे उस बंदी क्रूर सर्पी ने छिपने के लिए इस भाग को चुना है। लेकिन वह छिपेगा कहां? आज नहीं तो कल पकड़ा। ओह, वह रहा क्रूर सर्पी। आहा, परंतु ये अचेत है या सो रहा है? ओह, यह तो मृत है। मृत? परंतु कैसे? देखने से तो लगता है कि यह विष से भरा है। इस झाड़ के विषैले फल खाकर इसका शरीर नीला पड़ गया है। विष से मृत्यु, वह भी नागद्वीप की एक नागमानव की। परंतु कैसे? आश्चर्यजनक समाचार राजकुमारी विसर्पी तब भी पहुंचा दिया गया। एक नागमानव की वृक्ष से मृत्यु? परंतु नागमानव को तो सिर्फ महात्मा कालदूत का विष ही मार सकता है। मैं महात्मा कालदूत के पास यह जहरीला फल लेकर जाऊंगी और उनसे इस मामले पर प्रकाश डालने की प्रार्थना करूंगी। आप भी मेरे साथ चलेंगे महामंत्री? जो आज्ञा राजकुमारी जी। महात्मा कालदूत वह फल देखकर चौंक गए। इस फल में तो देवता कालजयी का विषय। इस फल को मेरा शत प्रणाम। परंतु यह विष भरा फल नागद्वीप पर कैसे आया? यहाँ तक मैं जानता हूँ, कालजयी देव ने तो इस द्वीप पर कभी दर्शन नहीं दिए। देव कालजयी, बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहता हूँ महात्मा, लेकिन मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ रही है। कैसी बात महामंत्री? करीब 60-65 साल पुरानी बात महात्मा। कालदूत देव कालजयी स्वयं तो यहाँ नहीं आए थे, परंतु उन्होंने स्वप्न में कुमारी विसर्पी के पिता महाराज श्री मणिराज को दर्शन दिए थे।
और उनके आदेश से महाराज बाहरी दुनिया में जाकर एक शिशु को यहाँ नागद्वीप में लाए थे। वह शिशु को उसी स्थान पर रखा गया था जहाँ पर उस कैदी क्रूर विसर्पी का विस्मृत शरीर मिला था। महाराज ने उस स्थान को निषिद्ध घोषित कर दिया था। महाराज की व्यक्तिगत सेविकाओं और राजवैद्य के अलावा वहाँ पर कोई नहीं जा सकता था। बाहरी दुनिया का शिशु यहाँ नागद्वीप में आया था। मुझे इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? आप उस समय समाधि में लीन थे महाराज। आपका ध्यान भंग करने का साहस किसी में नहीं था। उसके बाद वह शिशु कहाँ गया, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता महाराज। कौन था वह अद्भुत शिशु? कहाँ पर होगा इस वक्त वह शिशु? और जिंदा भी होगा या नहीं? वह शिशु जिंदा भी था, सुकुशल भी था और इस वक्त महानगर में था। आपने मुझे याद किया मैडम भारती? हाँ राज, इनसे मिलो। ये है मेरे भूतपूर्व बॉस मिस्टर पहलेजा, हमारे होने वाले पार्टनर। और मिस्टर पहलेजा, ये है मिस्टर राज, मेरे पर्सनल असिस्टेंट और हमारी भारतीय कम्युनिकेशन के PRO यानी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। हाँ, तो अब काम की बात शुरू की जाए। मिस्टर पहलेजा, आप क्या ऑफर लाए हैं? यह तो तुम जानती हो भारती कि हमारी कंपनी की अपनी सैटेलाइट है, इसलिए पार्टनरशिप की कीमत कम से कम 40 करोड़ तक तो होनी चाहिए। तुम्हारा क्या कहना है राज? 40 करोड़ मुझे जरा ज्यादा लगते हैं। वैसे भी मिस्टर पहलेजा की कंपनी अभी काफी घाटे में जा रही है। मेरे ख्याल से 35 करोड़ से ज्यादा ठीक रहेंगे और कंपनी में एक 51% का हिस्सा, ताकि कंपनी का मैनेजमेंट हमारे पास रहे। शट अप! मालिक के बीच में नौकर का बोलना बदतमीजी मानी जाती है मिस्टर राज। मैंने तो सिर्फ मैडम भारती को अपनी राय दी थी। अपनी राय अपने पास रखो। मैं जानता हूँ कि भारती के लिए क्या अच्छा है। शांत हो जाइए मिस्टर पहलेजा। मिस्टर राज सिर्फ मेरे PRO ही नहीं, मेरे सलाहकार भी हैं। इनकी सलाह के बगैर मैं कोई काम नहीं करती। आप बताइए कि आपको हमारी ऑफर मंजूर है या नहीं? यह राज तो बड़ा सयाना निकला। भारती को चुटकी बजाते ही पटा लेता है, लेकिन इस 2 कौड़ी के नौकर ने सब गड़बड़ कर दिया। खैर, इससे भी निकट लूंगा कभी न कभी। इस वक्त तो डॉन पासा के पैसे वापस करने ज्यादा जरूरी है, वरना अपना राम नाम सत्य हो जाएगा। फिलहाल ऑफर मानने के सिवा कोई चारा नहीं। ठीक है भारती। अरे मैडम भारती, मुझे आपका ऑफर मंजूर है। गुड। आप पार्टनरशिप के पेपर तैयार करवाइए मिस्टर राज के उन पेपरों को देख लेने के बाद मैं साइन कर दूंगी। ओके भारती, मैं पेपर लेकर कल आता हूँ। गुड नाइट मिस्टर राज। गुड नाइट मिस्टर पहलेजा। हाँ, तो बॉस, मैंने एकदम परफेक्ट काम किया ना? परफेक्ट भारती। अब मुझे एक गिलास दूध पिलाओ। वापस लौटते पहलेजा के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। ये राज आखिर है कौन? पहले तो इस भारती के साथ कभी नहीं देखा। कुछ भी हो, आदमी काफी चालू लगता है और सयाना भी। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि भारती के पास एकाएक इतनी बेशुमार दौलत कहां से आ गई? और दूसरी तरफ सवालों के जवाब मिल चुके थे। सुप्रीम हेड को तुम्हारा का आदाब। ये रहे नागराज से संबंधित जानकारी के कंप्यूटर डिस्क। इसको मैं आपके कंप्यूटर में लोड करके चलाता हूँ। शाबाश तुम्हारा। मुझे इन जानकारियों को ठीक से पढ़ लेने दो और फिर देखो नागराज की मौत का तमाशा। अगली रात महानगर में एकदम शांति रही। ना तो सर्प सैनिक कुछ ढूंढ सके और न ही नागराज। लेकिन अब रात तो वह जंगली झाड़ी होती है जो बार बार जड़ से उखाड़ने पर भी उगाती है। और फिर अगली रात को ही एक चीख ने अपराध के सन्नाटे को तोड़ दिया। बचाओ, बचाओ! जल्दी से माल निकाल लूं, वरना कहीं नागराज आ गया तो हम सब मारे। ये मामूली गुंडे हैं, उस बदमाश अपराधी के आदमी नहीं लगते। वैसे भी ये मेरा मुकाबला करने के बजाय भागने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, वो अपराधी कभी ना कभी तो मुझ पर हमला जरूर करेगा। तब तक मैं अपनी सर्प सेना से मानसिक संपर्क बनाए रखूंगा। धन्यवाद नागराज, मैं तुम्हारे एहसान हमेशा याद रखूंगी। आज तुमने मेरी जान बचाई और मेरी इज्जत भी। लेकिन तुम हो कौन? ऐसे कपड़े पहनकर रात के इस सन्नाटे में क्यों घूम रही हो? ये मेरा शौक नहीं, मजबूरी है नागराज। मैं एथेलो क्लब में एक कैबरे डांसर हूँ।
परिस्थिति से मजबूर होकर यह पेशा मुझे अपनाना पड़ा। आज लेट सो करके घर जा रही थी, तभी रास्ते में मेरी कार खराब हो गई। इस शॉर्टकट से पैदल जा रही थी तो गुंडों ने घेर लिया। ओह, चलो मैं तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ मिस शीना, मेरा नाम शीना है। किस मजबूरी की वजह से तुमको यह पेशा अपनाना पड़ा शीना? मैं एक अच्छे घर की बेटी हूँ नागराज। एक केस में गवाही देने के कारण एक कमीने ने मेरे माता पिता को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उस वजह से आज मैं कैबरे डांसर बन गई। और वह कमीना महानगर का सबसे बड़ा बॉस बन गया। महानगर का सबसे बड़ा बॉस? यानी तुम उस अपराधी को जानती हो? कौन है वह? मेरे घर में उसकी एक पुरानी फोटो रखी है, अखबार में छपी थी। मेरे साथ घर चलो, मैं तुमको उसकी शक्ल दिखाती हूँ। और शीघ्र ही आओ नागराज, आओ, मैं लाइट जलाती हूँ। लाइट का स्विच दबा और नागराज के पैर के नीचे से जमीन सरक गई। ओ ओ ओ! कैसे हो नागराज? कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? ये क्या कर रही हो शीना? मैंने गुंडों से तुम्हारी जान बचाई थी। तुमने मेरी जान किसी से नहीं बचाई नागराज, वे गुंडे मेरे ही आदमी थे। और रही फोटो की बात, तो तुम सुप्रीम बॉस को खुद ही देख लोगे, अगर वहां तक पहुंचने तक जिंदा रहे तो। गुड बाय। गुड बाय नहीं शीना, मुझे इन दीवारों पर चढ़कर ऊपर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं। ओह, मेरे हाथ लगते ही दीवार से नुकीली कीलें बाहर आ रही हैं। यानी दीवार के ऊपर चढ़कर जाने में खतरा है, न जाने कब कहां से कील निकल आए। ओह, फर्श बीच से फट रहा है और नीचे दहकता हुआ लावा है। फर्श काफी तेजी से दीवारों में समाता जा रहा है। ऐसे तो मैं जल्दी ही इस दहकते लावे में गिर जाऊंगा। न तो मैं खड़ा रह के बच सकता हूं और न ही दीवार पर चढ़कर। सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर वह काम कर जाए तो मेरा काम बन जाएगा। मेरा ख्याल सही निकला। सांप के सामने वाली दीवार से लड़ते ही वहां पर भी नुकीली कील निकल आई और वह नुकीली कील ही मुझे बचाएगी। मेरी कलाई से निकलकर नागरस्सी उस कील में फंस जाएगी और मैं इस नागरस्सी पर झूल कर दहकते हुए लावे को पार करता हुआ दीवार को तोड़कर दीवार की दूसरी तरफ निकल जाऊंगा। मेरा ख्याल सही निकला। इस दीवार को खोखला ही होना था, क्योंकि मेरे दुश्मन ने इसके अंदर कीलें फिट की हुई थी। अगर ये दीवार पोली न होती तो मैं इसको तोड़ ना पाता। और अब मुझे बाहर निकलना है और उसके लिए मुझे रास्ता ढूंढना। तभी नागराज की आवाज को एक दूसरी आवाज ने खामोश कर दिया। शाबाश नागराज, तूने पहली बाधा पार करके मेरा दिल खुश कर दिया। अगर इतना ही आसानी से हो जाता तो मुझे बहुत दुख होता। अरे, यह तो वही आवाज है जो उस कार के रोबोट से आ रही थी। हाँ नागराज, मैं वही हूँ और तेरी मौत का यह नाटक मैंने ही लिखा है और यह नाटक तेरी शक्तियाँ जानने के बाद ही लिखा गया है। तू गोलियों से नहीं मरता, चाकू भालों तलवारों का तुझ पर असर नहीं होता। किसी भी जीवित प्राणी को तो अपने विषफुकार से बेहोश कर सकता है, विषदंड से मार सकता है, लेकिन अगर तेरे शरीर का कोई अंग पूरी तरह से कट जाए तो वह फिर जुड़ नहीं सकता। और अब तेरा एक अंग नहीं बल्कि सारे अंग कटेंगे और वह भी एक साथ। ऊपर देख। ओह, यह तो धारदार चाकू का जाल है और वह मेरे ऊपर गिर रहा है। कमरा चारों तरफ से सील हो गया, टूटी हुई दीवार भी गायब है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं और न ही इस तेज धारदार जाल से बचने का। मैं बच नहीं सकता, पर अब मौत को थोड़ी देर के लिए रोक तो सकता ही हूं। शायद उतनी देर में बचने का कोई आइडिया सूझ जाए। नागराज की बलशाली भुजाओं ने टनों भारी जाल को बीच में घुसकर उसे थाम लिया और कुछ पलों के लिए जाल का गिरना थम गया। वाह नागराज वाह, सचमुच तेरे शरीर में हजारों नागों का असाधारण बल है, लेकिन तू भी इस जाल को ज्यादा देर तक नहीं थाम सकता। यह जाल गिरेगा, जरूर गिरेगा और तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं इस जाल को और कुछ ही सेकंड तक थामे रह सकता हूँ, लेकिन
बचने का कोई भी आइडिया दिमाग में नहीं आया। उसके लिए कुछ सेकंड और बहुत जरूरी हैं। पलक झपकते ही नागराज की कलाइयों से सैकड़ों सर्प नीचे टपकने लगे। ये सांप तुझे बचा नहीं पाएंगे नागराज। हाँ, तेरे साथ कटकर मरेंगे जरूर। 7 जिए थे, 7 मरेंगे। मेरे शरीर में नागों की ही शक्ति है और नागों के निकलने के साथ साथ मेरी शक्ति भी घटती जा रही है। इस भार को अब मैं और उठा नहीं पाऊंगा। ये धारदार जाल मेरी जान लेकर ही जाएगा। और अगले ही पल एक ही झटके के साथ वह भारी भरकम और विशालकाय जाल जमीन पर आ सका। ओह, बेचारा नागराज दूसरे राउंड में ही नहीं झेल पाया। कितने दुख की बात है, मेरे द्वारा तैयार किए गए आगे के राउंड तो बेकार चले गए। लेकिन खुशी की बात है कि मुझे चुनौती देने वाला एक और मच्छर मसल दिया मैंने। यह क्या, तीसरे राउंड से सिग्नल आ रहे हैं? वहां कौन पहुंच गया? अभी रिमोट से तीसरे राउंड का वीडियो कैमरा ऑन करता हूं। लकवागस सुप्रीमो हेड ने न जाने किस रिमोट से टीवी स्क्रीन चालू कर लिया और तीसरे राउंड में पहुंचने वाले को देखकर सुप्रीम हेड की आंखें फैलती चली गई। नागराज, ये धारदार मौत से बच गया कैसे? ऐसे बचा नागराज। ओह, बाल बचा। अगर जाल के नीचे गिरने से ठीक पहले मेरे नाग फर्श में छेद न कर देते तो आज नागराज के बजाय नागराज के टुकड़े ही मिलते हैं। लेकिन यह मैं कहाँ गया हूँ? उस गोल कॉरिडोर से रोशनी आ रही है। यह बिल्डिंग से बाहर निकलने का रास्ता भी हो सकता है और मौत तक पहुँचने का भी। खैर, कुछ भी हो, यहाँ खड़े रहने से तो अच्छा है कि इसके अंदर घुसकर किस्मत की आजमाइश की जाए। किस्मत की आजमाइश अगले ही पल हो गई। अरे, यह कॉरिडोर का दरवाजा बंद क्यों हो गया? दरवाजा बंद इसलिए हो गया क्योंकि ये तेरा ताबूत का ढक्कन है। अपने आप को अभी से मरा हुआ समझ ले नागराज, क्योंकि इस वक्त तू मुकाबले के तीसरे राउंड में है और यह राउंड शुरू ही होता है मौत के धमाके से। तो जिस जगह पर खड़ा हुआ है नागराज, वह एक विशालकाय रिवॉल्वर की नली है। उसके चेम्बर में पूरी 6 गोलियां भरी हैं। सामने एक गोली रिवॉल्वर के चेम्बर में से देख झांक रही है। कुछ ही सेकंड बाद वह गोली पूरी नली को घेरती हुई चलेगी और तेरे चीथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन गोलियां रुकेंगी नहीं, पूरी 6 की 6 गोली चलेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तीसरे राउंड से तेरा कीमा ही बाहर निकले। ओह, यह तो एक फुल प्रूफ जाल लगता है। जिंदा बाहर निकलना असंभव है और मेरे पास जिंदगी के सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे हैं। अरे, यह क्या है? ओह, एक लोहे का टुकड़ा नीचे दब रहा है। शायद यह बाहर निकलने का रास्ता हो। नहीं, यह ट्रिगर का ऊपरी हिस्सा है। अगर मैंने इसको दबाकर बाहर निकलने की कोशिश की तो गोली चल जाएगी और बाहर जाने से पहले ही मेरे चीथड़े उड़ जाएंगे। इस रास्ते से बाहर निकलने के लिए मुझे पहले गोलियों के खत्म होने का इंतजार करना होगा और उस काम में यह दबने वाला हिस्सा मेरी मदद करेगा। कुछ ही पलों में ट्रिगर दबने से यह ऊपर वाला हिस्सा भी दबेगा। गोली चलेगी, लेकिन उस वक्त मैं ट्रिगर के दबने से बने इस गड्ढे के अंदर सुरक्षित रहूंगा। गोली चलने के तुरंत बाद रिवॉल्वर का सिलेंडर घूमेगा ताकि अगली गोली खाने में सामने आए और उस नाजुक क्षण में मैं सिलेंडर घूमने की ठीक पहले गोली चल चुके खाने में घुस जाऊंगा। गोलियां चलती रहेंगी, लेकिन मैं गोल घूमते सिलेंडर के अंदर सुरक्षित रहूंगा और गोलियां खत्म हो जाने के बाद शुरू होगा नागराज का खेल। गोलियों के धमाके के साथ साथ किसी के ठहाके भी गूंज रहे थे। मैं जानता था कि नागराज तो नागराज यमराज तक मेरे इस तीसरे राउंड के रिवॉल्वर से नहीं बच सकता, इसलिए मैंने चौथा राउंड बनाया ही नहीं। मेरे अपराध का साम्राज्य को खत्म करने चला था वो मच्छर। सुप्रीम हेड के राज्य को खत्म करना चाहता था कि नागराज को ले गया यमराज। कौन मानेगा कि असाधारण नाग शक्तियों से युक्त नागराज का एक अपंग आदमी ने कीमा बना दिया। कोई नहीं मानेगा सुप्रीम हेड, क्योंकि तुमने नागराज को मारा ही नहीं। नागराज, तू जिंदा कैसे बच गया? तुमने अपने राउंड में सब कुछ लगाया था सुप्रीम हेड।
लेकिन दिमाग नहीं लगाया था। दिमाग मैंने लगाया और उसके सामने तुम्हारे मौत के राउंड ठहर नहीं सके। रिवॉल्वर के ट्रिगर के रास्ते मैं यहाँ तक आ गया और फिर तुम्हारे बड़बड़ाने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। अब समस्या तो यह है कि मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम अपंग हो और अपंगों पर नागराज वार नहीं करता। सुप्रीम हेड अपंग जरूर है, लेकिन असहाय नहीं नागराज, और यह तू भी देख लेगा। नागराज के संभलने से पहले ही सुप्रीम हेड की तेजी से आगे लपकी और नागराज के शरीर से टकराई। टक्कर किसी टैंक की टक्कर जैसी थी। कुछ पलों के लिए नागराज का सिर चकरा गया। उसको इस बात का आभास भी नहीं था कि एक लेजर गन उसकी तरफ तन चुकी थी। रिमोट कंट्रोल से गन का ट्रिगर दबा, लेकिन नागराज तक नहीं पहुंच पाया। धन्यवाद सौड़ांगी, तुमने एक बार फिर मेरी जान बचाई। अब तुम वापस मेरे शरीर में प्रवेश कर जाओ। अब मैं इस हेड के चक्कर में नहीं आऊंगा, लेकिन उसको अपने चक्कर में जरूर लाऊंगा। अब तेरा खेल भी खत्म हुआ सुप्रीम हेड, और तेरा अपराध का साम्राज्य भी। लेकिन सुप्रीम हेड के पास पहुंचने से पहले ही नाग राख के ढेर में बदल गए। यह क्या? इसके तो चारों तरफ कोई सुरक्षा घेरा सा बना हुआ लगता है। हाँ नागराज, मैंने अपने चारों तरफ लेजर किरणों का जाल बिछा रखा है। वैसे तो मैं चाहता था कि तुम खुद मुझ पर हमला करो, ताकि मेरे पास आते ही तू जलकर भस्म हो जाए, लेकिन तेरे नागों ने तुझे बचा लिया, और अब मेरी रिमोट कंट्रोल लेजर गन ने तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। इससे पहले मैं तुझे बेबस कर दूंगा। मेरे नाग लेजर जाल के पार नहीं जा सकते, लेकिन मेरी विश्वकार को यह जाल नहीं रोक पाएगा। तेरी शक्तियां जानने के बाद ही मैंने तुझे यहाँ बुलाया है नागराज। मेरे पास तेरे विश्वकार का भी इंतजाम है। सुप्रीम हेड ने न जाने किस रिमोट को चालू किया और एक सक्शन पंप चालू हो गया। नागराज की विश्वकार उसी में खिसती चली गई। तूने अपनी सारी शक्तियों का आजमा लिया नागराज। अब तू मरने से पहले सुप्रीम हेड की शक्तियां देखेगा। ओह, लेजर गनें फिर से शुरू हो गई, पर कैसे? सुप्रीम हेड जरूर इनको रिमोट कंट्रोल से संचालित करता है, लेकिन कैसे? एक अपंग आदमी जिसका पूरा शरीर हिल तक नहीं सकता, वह भला रिमोट कैसे चला सकता है? सुप्रीम हेड को हराने के लिए सवाल का जवाब पाना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ बोल सकता है और कुछ। वाह, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया। मैं समझ गया कि सुप्रीम हेड रिमोट कैसे चलाता है। इसको मारने के चक्कर में मैं अपने ही लेजर से अपने ही यंत्रों को नष्ट कर रहा हूं। इसको दूसरे तरीके से मारना पड़ेगा। अगले ही पल सुप्रीम हेड के कवच से कई तलवारें चमक उठी और नागराज के शरीर को निशाना बनाकर लहराने लगी। ओह, अगर ये तलवारें मुझे छूकर भी गई तो मेरे टुकड़े हो जाएंगे और मेरे अंग कटने के बाद फिर जुड़ नहीं सकते। मुझे सुप्रीम हेड के रिमोट को जल्दी से जल्दी नष्ट करना होगा और उसके लिए मुझे हेड के हेड तक पहुंचना होगा। पर इसके लेजर कवच का क्या करूं? लेजर कवच तो यह मेरे मरने के बाद ही बंद करेगा, इसलिए सबसे पहले मैं मरने का इंतजाम कर लूं। नागराज की आंखें पल भर के लिए सुप्रीम हेड की आंखों से टकराई और अगले ही पल एक तलवार नागराज के शरीर से टकराई। तलवारें घूमती रही और दर्द से तड़पते तड़पते नागराज के अंग कट कट कर गिरते रहे और यह तड़पन नागराज की गर्दन कटने के साथ समाप्त हुई। मर गया नागराज, काट डाला मैंने नागराज को। यह शायद मेरी मौत के उस राउंड से इसलिए बच गया था क्योंकि इसकी किस्मत में मेरी तलवारों से मरना लिखा था। अब मुझे लेजर स्क्रीन की कोई जरूरत नहीं है और शायद अब कभी पड़ेगी भी नहीं। सुप्रीम हेड ने लेजर स्क्रीन ऑफ कर दिया और अगले ही पल एक जोरदार घूसे ने उसके सारे दांत को जड़ से हिला दिया और दूसरे घूसे ने जड़ से हिले दांतों को जड़ से उखाड़ दिया। नागराज, तुम फिर से जिंदा बच गए, कटने के बाद भी। मैं कटा कब था सुप्रीम हेड? वह तो मेरा सम्मोहन था जिसने तुमको भी मेरी भयानक मौत का दृश्य दिखाया। तो मैं जानता था कि मुझे मारा समझकर तुम लेजर स्क्रीन जरूर बंद कर दोगे और तब मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारे दांतों को आराम से तोड़ सकूंगा, क्योंकि
यह मैं समझ चुका था कि तुम्हारे सारे रिमोट कंट्रोल तुम्हारे दांतों में लगे हैं, जिसको तुम जीभ से दबाकर चलाते हो। तो तू समझता है तूने सुप्रीम हेड को खत्म कर दिया नागराज? नहीं नागराज नहीं, तूने मुझे सिर्फ एक छोटी सी शिकस्त दी है। सुप्रीम हेड इस वक्त असहाय जरूर है, लेकिन वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा, और पहले से ज्यादा शक्तिशाली बनकर वापस आऊंगा। इतना समय तू अपना कफन खरीदने में इस्तेमाल कर लेना नागराज। सुप्रीम हेड ने अपनी थोड़ी से काले कपड़े को एक खास जगह पर दबाया। अगले ही पल दीवार में एक दरवाजा खुल गया और सुप्रीम हेड की सवारी उसमें समा गई। नागराज के दीवार तक पहुंचने तक दरवाजा बंद हो चुका था। ओह, बच निकला यह सुप्रीम हेड, लेकिन मैंने उसके दांत तो तोड़ ही दिए। फिलहाल वह देश और समाज के लिए कोई खतरा नहीं है, और जब तक वह वापस आएगा तब तक मैं उसका कोई ना कोई इलाज सोच ही लूंगा। लेकिन खतरा इस वक्त समाज और देश पर नहीं, पूरे विश्व पर मंडरा रहा था, क्योंकि उस वक्त अंतरिक्ष में तैरती भारतीय कम्युनिकेशन की सैटेलाइट के पास यह सैटेलाइट हमारे काम के लिए एकदम उपयुक्त है। यह हमारा हथियार होगी, जिससे हम पृथ्वी को अपना गुलाम बनाएंगे, और उसकी शुरुआत होगी पृथ्वी के महानगर की तबाही से।